विजेता प्रभाव यान एच रॉबर्टसन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह शक्ति या इसकी कमी के उन लोगों के मस्तिष्क पर अलग अलग परिणामों पर चर्चा करती है जिनके पास यह है या नहीं है। सामाजिक पदानुक्रम से लेकर तानाशाहों तक लेखक शक्ति क्या है और यह जीवन और लोगों दोनों में कैसे प्रकट होती है, इसकी पूरी तस्वीर देता है। इसकी विषय वस्तु अब तक 10-10 है। यह लगभग 99% कारणों को स्पष्ट करती है कि लोग समाज में जिस तरह से व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि लंदन के सबवे स्टेशनों पर जीवन काल का मानचित्रण किया जा सकता है? खैर, यह पुस्तक इसका कारण बताती है। यह भी बताता है कि आप अपनी नौकरी से नफरत क्यों करते हैं, क्यों हर कोई सूक्ष्म प्रबंधन से नफरत करता है, क्यों कुछ लोग अत्याचारी हो जाते हैं और अन्य नहीं, आदि। जबकि विषय वस्तु 10-10 है, वितरण 4-10 है। यह किताब पढ़ने में परेशान करने वाली और अव्यवस्थित है। लेखक एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता है और अनावश्यक सामग्री के साथ उस उत्तर को विलंबित करता है जिसका उसने आपको देने का वादा किया था। यह एक रोचक 2 घंटे की पुस्तक हो सकती थी। इसके बजाय यह 6 घंटे की एक लंबी पांडुलिपि बन गई। इसके अतिरिक्त लेखक अपने सिद्धांतों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताता है तथा अति सरलीकरण पर सहमत हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने ब्रिटेन के इराक जाने के फैसले का श्रेय टेस्टोस्टेरोन से भरे एक प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि नेपोलियन और हिटलर दोनों ही आसान जीत से उत्साहित थे, टेस्टोस्टेरोन से भरे हुए थे और अधिक और बड़ी जीत के लिए आक्रामक रूप से भूखे थे। हम क्या इसमें कुछ गलतियां भी हैं? लेखक स्लोबोदान मिलोसेविक को 1999 में यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति बताता है। दुर्भाग्य से 1992 में यूगोस्लाविया का अस्तित्व समाप्त हो गया। मिलोसेविक वास्तव में सर्बिया के राष्ट्रपति थे। इसी प्रकार हिटलर रूसियों को अमानवीय नहीं मानता था, जैसा कि लेखक दावा करता है। यह पोलिश लोगों के साथ साथ कई अन्य लोगों के साथ भी था। क्या मैं इस पुस्तक की अनुशंसा करूं? नहीं। बहुत गंदा, बहुत अधिक बेकार, बहुत अधिक कष्टप्रद। क्या मैं इस सारांश की अनुशंसा करता हूं? बिल्कुल हां। यह उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य पढ़ना चाहिए जिन्हें समाज में सफल होने के लिए सत्ता का खेल खेलना है। यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि अंत में इस पर चर्चा की जा सकती है। यान रॉबर्टसन द्वारा लिखित दी विनर इफेक्ट का सारांश, अध्याय 1, पिकासो के बेटे का रहस्य। पाब्लो के बेटे पाउलो पिकासो भी उतने ही असफल थे जितने उनके पिता सफल थे। यह कोई असामान्य बात नहीं है। सफल माता पिता के कई बच्चे खुद सफल नहीं होते और इसके विपरीत भी। इसके 2 कारण हैं। सफल माता पिता अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं और असफल माता पिता ऐसा करते हैं। बच्चों को खुद सफल होने के लिए अपने माता पिता से पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। सफल माता पिता के बच्चे संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से आगे निकलना मुश्किल लगता है। ये माता पिता अक्सर यह कहानी गढ़ते हैं कि वे हमेशा महान रहे हैं और उस कठिन रास्ते को छिपाते हैं जिसने उन्हें उनकी सफलता तक पहुंचाया। बच्चा यह जानते हुए कि वह अपने माता पिता जितना महान नहीं है, तब कुछ भी हासिल करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित नहीं होता है, जो शून्यवाद की ओर ले जाता है। सफल लोगों में सफल होने की शारीरिक इच्छा खाने या पीने की इच्छा के समान ही होती है। यही वह चीज है जिसकी आपको जरूरत है। जो लोग केवल पैसे जैसी बाहरी प्रेरणा के लिए काम करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में आगे नहीं बढ़ते जो केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि कई अरबपति काम करना जारी रखते हैं, भले ही वे सेवानिवृत्त हो सकते हैं। वे पैसे के लिए नहीं बल्कि आनंद प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। पैसा उतना अच्छा प्रेरक नहीं है। वास्तव में जो लोग जानते हैं कि उन्हें किसी समय बहुत सारा पैसा विरासत में मिलेगा, उनके पास सफल होने या कुछ भी हासिल करने की कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं होती है। यही कारण है कि बिल गेट्स अपने बच्चों को बहुत अधिक पैसा नहीं देते। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों, तो ध्यान रखें कि इसमें समय लगेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना जरूरी है।
सिर्फ अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आप उदास हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे ज्यादा प्रेरित लोग ऐसे लक्ष्य नहीं रखते जिन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसे लक्ष्य तय किए जिन्हें हासिल किया जा सकता था, उन्हें हासिल किया और फिर नए लक्ष्य तय किए जिन्हें हासिल किया जा सकता था। उनकी लगातार जीत ने उन्हें और प्रेरित किया। कोई भी व्यक्ति सफल होने की अंतर्निहित आवश्यकता के साथ पैदा नहीं होता है। यह आवश्यकता सीखी, सिखाई जाती है। यही कारण है कि माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को संगीत, वाद्य यंत्र सीखने या खेलकूद का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शुरुआत में यह शायद ही कभी संतोषजनक होता है। बच्चों की हमेशा उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा करें, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए कभी नहीं। उसकी वजह यहां है, जब आप बच्चों की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हें स्वाभाविक रूप से आ जाएगा क्योंकि वे होशियार हैं। नतीजतन वे कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते और किसी भी चीज के लिए कोई प्रयास नहीं करते। वे कुछ भी करने से डरते हैं। अगर वे कुछ करते हैं और असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वे उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना वे खुद को समझते हैं और उनकी पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, इसलिए दूसरों से बेहतर हैं। वे हर चीज को प्रदर्शन और दूसरों को हराने के नजरिए से देखते हैं। यह उनके सामाजिक जीवन के लिए बुरा है। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका अहंकार परखने जैसा होता है। जब उन्हें लगता है कि वे जीत नहीं सकते तो वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते। बच्चों को बताया जाता है कि वे होशियार हैं, लेकिन वे सीखना नहीं चाहते। वे यह स्वीकार नहीं करते कि महान बनने के लिए पहले आपको बुरा बनना होगा। आप उन्हें इससे कैसे मुक्त करते हैं? आप उन्हें सच बताते हैं कि वे उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना वे सोचते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें सुपर स्मार्ट व्यक्ति के रूप में फिट होने के बोझ से मुक्त कर देते हैं। अब वे असफल होने और खुद बनने के लिए स्वतंत्र हैं। अध्याय 2, चेंजलिंग मछली की पहेली। पूर्वी अफ्रीका में एक मछली है जिसके नर 2 प्रकार के होते हैं, हारने वाले और जीतने वाले। जीतने वाली मछलियां बड़ी और चमकीली होती हैं और वे उन हारने वाली मछलियों को आक्रामक तरीके से भगा देती हैं जो धुंधली, धूसर और निष्क्रिय होती हैं। लेकिन कभी-कभी एक हारी हुई मछली अचानक जाग जाती है और एक बड़ी, आक्रामक और चमकदार विजेता मछली बन जाती है। क्यों? चूंकि अल्फा मछली चमकीली होती है, इसलिए इसे पक्षी अक्सर खा जाते हैं जो इसे देख सकते हैं। अगर ऐसा होने पर बीटा मछली अल्फा मछली के पड़ोस में होती है तो बीटा मछली अल्फा मछली के इलाके पर कब्जा कर लेगी। नया क्षेत्र मिलने से मछली के मस्तिष्क में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है और वह तुरंत अल्फा बन जाती है। जीतने से टेस्टोस्टेरोन सक्रिय होता है जो आपको अल्फा बनाता है, जो बदले में आपको जीतने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, व्यापारी तब अधिक पैसा कमाते हैं जब उनका टेस्टोस्टेरोन स्तर सामान्य स्तर से अधिक होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फुटबॉल प्रशंसकों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर तब कम होता है जब उनकी टीम मैच जीतती है, जबकि तब उनकी टीम हारती है। इसका क्या मतलब है? जीतना और हारना एक दुष्चक्र है। जितना ज्यादा आप जीतते हैं उतना ही ज्यादा आप जीतते हैं, जितना ज्यादा आप हारते हैं उतना ही ज्यादा आप हारते हैं। मनोवैज्ञानिक H.G. लैंडो ने यह सिद्धांत सुझाया था जिसे बाद में मछलियों पर पुनः परख कर परखा गया। वैज्ञानिकों ने मछलियों को 3 मछली के कटोरे में रखा। एक मछली अकेली थी, दूसरी बड़ी मछलियों के साथ थी और तीसरी छोटी मछलियों के साथ थी। अकेली मछली बीटा मछली बन गई, जैसे बड़ी मछली वाली मछली। छोटी मछली वाली मछली अल्फा मछली बन गई। क्यों? क्योंकि जीतने से आपके मस्तिष्क में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, जो आपको मजबूत बनाता है और बदले में आपको जीतने में मदद करता है। यही विजेता प्रभाव है। यदि आप पहले जीत चुके हैं तो आपके जीतने की संभावना हारने की तुलना में अधिक है, लेकिन हर संदर्भ में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, चूहे केवल तभी विजेता प्रभाव से लाभान्वित होते हैं जब वे अपने क्षेत्र में लड़ते हैं। यदि वे दूसरे के चूहों के क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए
जीत आपके क्षेत्र पर निर्भर करती है, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो या विशेषज्ञता का क्षेत्र। हम संदर्भगत प्राणी हैं और हमारे पर्यावरण से बहुत प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, वियतनाम में लड़ने वाले हेरोइन के आदी लोग अमेरिका वापस जाने पर नशेड़ी नहीं रहे। वातावरण बिल्कुल अलग था। पर्यावरण एक जबरदस्त भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, लाल रंग पशुओं को अधिक आक्रामक बनाता है। लाल रंग के कपड़े पहनने वाली खेल टीमें ज्यादा बार जीतती हैं। लाल रंग के कपड़े पहनने वाले बंदर ज्यादा आक्रामक होते हैं और लाल रंग के पक्षी भी ज्यादा आक्रामक होते हैं। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुश रहने से आप मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराना आपको खुश भी करता है। हावी होने का एहसास आपको अपने शरीर को फैलाने में मदद करता है ताकि वह ज्यादा जगह ले सके। लेकिन अपने शरीर को फैलाने से आप ज्यादा आत्मविश्वासी भी बनते हैं। अध्याय 3, बिल क्लिंटन के मित्र की पहेली, चुप रहना। एक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है नहीं बताना। यह बड़े संगठनों में एक सामाजिक घटना है जो व्यक्तियों को उनकी गलतियों के लिए दंड से बचने में मदद करती है। पदानुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, समतल और तीव्र। खड़ी बनाम सपाट पदानुक्रम। आप जितने ऊंचे होंगे, आपके पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी। आपके पास जितनी अधिक शक्ति होगी, आपके पास उतना ही अधिक टेस्टोस्टेरोन होगा। आपके पास जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा, उतनी ज्यादा जीतें आपके पास होंगी। जितना ज्यादा आप जीतेंगे, उतना ज्यादा आप जीतेंगे। निचले स्तर पर मौजूद लोगों के पास शक्ति नहीं होती, इसलिए उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इसलिए वे जीत नहीं पाते और विद्रोह नहीं करते। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश क्रांतियां मध्यम वर्ग द्वारा की जाती हैं, न कि निम्न वर्ग द्वारा। निम्न वर्ग, क्योंकि वे सबसे नीचे हैं, उनके हानिरहित होने की संभावना अधिक है। शक्ति व्यवहार बदलती है। सत्ता के कारण आप घटनाओं को अपने नजरिए के अलावा किसी अन्य नजरिए से देखने में असमर्थ हो जाते हैं। शक्ति आपको खतरों पर नहीं, बल्कि लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह जोखिमों के प्रति अंधा बना देती है। शक्ति आपको यह एहसास कराती है कि आप वास्तविकता से अधिक चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं। यही कारण है कि यदि आप अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखते, तो सत्ता खतरनाक हो सकती है। इससे यह भी पता चलता है कि जीत हमेशा नहीं चलती। कभी कभी विजेता अति आत्मविश्वास के कारण गलती कर बैठता है और हार जाता है। जहां जीत आपके मस्तिष्क और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है, वहीं हार भी ऐसा ही करती है। विजेता लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वे सुरक्षित होते हैं और ऐसा करने का जोखिम उठा सकते हैं। हारने वाले कमजोर होते हैं, इसलिए वे खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि हारने वाले आम तौर पर विजेताओं की तुलना में खतरों को पहचानने में ज्यादा सक्षम होते हैं। और यही कारण है कि समाज को दोनों की जरूरत है। हमें आगे बढ़ने के लिए विजेताओं की जरूरत है और हमें सुरक्षित रखने के लिए हारने वालों की। यह भी नशे की तरह है और किसी व्यक्ति में शक्ति की लत किस हद तक है, यह उसके जीन पर निर्भर करता है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में इसके लिए अधिक लालायित रहते हैं। सत्ता के लिए जितने ज्यादा भूखे लोग होते हैं, वे उतने ही ज्यादा साहसी काम करते हैं। लेकिन वे जितने ज्यादा भूखे होते हैं, हारने पर उन्हें उतना ही ज्यादा दुख होता है। अध्याय 4, ऑस्कर का रहस्य। ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की औसत आयु ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित लोगों से ज्यादा होती है। सबसे ऊंची कब्रों में रहने वाले लोग भी सबसे लंबे समय तक जीवित रहे हैं और उच्च पदस्थ सिविल सेवक निम्न पदस्थ सिविल सेवकों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। क्यों? सामाजिक बहिष्कार की संभावना से उत्पन्न तनाव के कारण। 2 कारक आपके समूह से बाहर किए जाने की संभावना को बढ़ाते या घटाते हैं। सामाजिक पदानुक्रम में आपका स्थान। आप अपने जीवन पर जो नियंत्रण रखते हैं, पदानुक्रम के शीर्ष पर रहने वाले लोगों के समाज से बहिष्कृत होने की संभावना सबसे कम होती है। नतीजतन वे अपनी सामाजिक स्थिति से तनावग्रस्त नहीं होते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक जीने में सक्षम बनाती है।
चूंकि ऑस्कर और नोबेल के विजेताओं को हमेशा के लिए एक दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए वे यह जानकर आराम कर सकते हैं कि उनकी उपलब्धियां वास्तव में उन्हें हमेशा पदानुक्रम में शामिल करेंगी। मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जब हम पदानुक्रम में किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस हिस्से में रक्त पंप करता है जो आत्म जागरूकता का ख्याल रखता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जब किसी विशेष रूप से उच्च पद वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो वे खुद नहीं होते। अतिरिक्त टिप्पणी, आत्म जागरूकता को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक शराब पीना है। दूसरी बात जिसके बारे में हमने बात की वह है नियंत्रण। हमें नियंत्रण पसंद है क्योंकि नियंत्रण हमें समूह से बाहर किए जाने के जोखिम से खुद को बचाने में मदद करता है। जब आपका अपने काम या अपने जीवन पर नियंत्रण होता है तो आप इसके लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते, इसलिए जोखिम कम होता है, आप कम तनावग्रस्त होते हैं और आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं। समझें, किराए पर मत लें, अपना खुद का घर खरीदें। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग नियंत्रण से वंचित होने के बाद उसे वापस पाने में सफल होते हैं। इसे सीखी हुई असहायता कहा जाता है। उदाहरण, जिन जानवरों को पहली बार विद्युत झटके दिए जाते हैं उनमें उसे रोकने की शक्ति नहीं होती, वे दूसरी बार झटके लगने पर उसे रोक नहीं पाते, भले ही उनमें ऐसा करने की शक्ति होती है। यही प्रभाव लोगों पर भी लागू होता है। यदि आप अपनी आत्मरक्षा करने की शक्ति से वंचित हो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क आपकी असहायता को याद रखेगा और बचने का कोई रास्ता ढूंढना बंद कर देगा। आप किस हद तक यह सोचते हैं कि आपका अपने जीवन पर नियंत्रण है, यह भी आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जो लोग यह मानते हैं कि उनके पास अधिकतम नियंत्रण है और जीवन में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी मेहनत करते हैं, उनके यातना सहने की संभावना कम होती है, जबकि जो लोग इसके विपरीत मानते हैं उनके यातना सहने की संभावना अधिक होती है। मनुष्यों के लिए सबसे शक्तिशाली तनावों में से एक वित्तीय असुरक्षा नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यांकन संबंधी खतरा है। सामाजिक मूल्यांकन संबंधी खतरा यह डर है कि हम जो हैं उसके कारण हमें हीन समझा जाए। यह शर्म की बात है जो हमें तब महसूस हो सकती है जब हम अपने से ऊंचे दर्जे के किसी व्यक्ति से मिलते हैं। दर्जा कम होने, उदाहरण के लिए अपना सारा पैसा खोना, का हम पर और जानवरों पर एक जैसा दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। अस्वीकृति की भावना एक प्रकार का विषाक्त तनाव उत्पन्न करती है जो इस बात पर प्रभाव डालती है कि हम कितने समय तक और कितने स्वस्थ जीवित रहेंगे। चूंकि मनुष्य को कभी भी अकेले जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ये तंत्र विकसित किए कि वह समूह के भीतर ही रहेगा। अध्याय 5, उड़ते हुए सीईओ की पहेली। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करता है जो इसे ट्रिगर करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कैसीनो में पैसे जीतते हैं तो डोपामाइन बढ़ जाता है। आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप फिर से जुआ खेलने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। जब डोपामाइन का स्तर गिरता है तो आपको बुरा लगता है, इसलिए आप जो कर रहे थे उसे रोकने और फिर से अच्छा महसूस करने के लिए कुछ करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। हम सभी डोपामाइन पर समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ लोगों में एलील DRD4 की 1 या 2 प्रतियां होती हैं, जिनमें कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अन्य लोगों की तुलना में उनके मस्तिष्क में अधिक डोपामाइन को सक्रिय करते हैं। ये DRD4 लोग अधिक जोखिम उठाते हैं और अधिक आवेगशील होते हैं। डोपामाइन सभी तरह की स्थितियों में सक्रिय होता है। यह टेस्टोस्टेरोन द्वारा भी सक्रिय होता है। इसका क्या मतलब है? जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, जीतने वाले लोगों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा डोपामाइन बनाता है। डोपामाइन आपको ज्यादा डोपामाइन की लालसा कराता है, जो सेक्स, पैसा और ड्रग्स जैसी चीजें प्रदान करती है। ऐसा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है और पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसे वॉल स्ट्रीट का भेड़िया चक्र कहा जा सकता है। धन, सेक्स, शक्ति या कोकीन मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली में डोपामाइन की मात्रा को बार बार तीव्र गति से बढ़ाते हैं, जिससे व्यसनी की अतृप्त लालसा के प्रकट होने का खतरा रहता है। यही कारण है कि व्यापारी जैसे लोग
प्रायः कामुक नशेड़ी होते हैं, जिनमें वास्तविकता का कोई बोध नहीं होता। जाहिर है, ऊपर दिया गया चक्र हमेशा नहीं चल सकता। जिन लोगों के मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनका प्रदर्शन उन लोगों की तुलना में काफी कम होता है जिनके मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा कम होती है। इसका मतलब यह है कि आप किसी को कुछ करने के लिए जितना अधिक इनाम देंगे, वह इनाम पाने के लिए उतना ही बुरा काम करेगा। हम सभी को एक ही तरह से शक्ति की चाहत नहीं होती। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। ये लोग उन लोगों की तुलना में अधिक बार सेक्स करते हैं जो ऐसा नहीं करते। उनके धोखा देने की संभावना भी अधिक होती है। जब किसी को बहुत अधिक शक्ति या धन मिल जाता है, मस्तिष्क उन्हें पहचान नहीं पाता, तो वह जोखिम लेने के लिए अधिक खुला हो जाता है। शायद यही कारण है कि कंपनियां अपने सीईओ को इतना अधिक वेतन देती हैं। डोपामाइन की अधिकता अच्छी नहीं है, इससे सिजोफ्रेनिया हो सकता है। दूसरी ओर, डोपामाइन की कमी से पार्किंसंस हो सकता है। जब मस्तिष्क को बहुत ज्यादा डोपामाइन मिलता है, तो वह इसकी आदी हो जाती है और उसे इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। डोपामाइन की कमी से अंततः उदासीनता, बेचैनी और जोखिमों के बारे में अत्यधिक चिंता होती है। सत्ता लोगों को दूसरों की सोच के बारे में कम परवाह करने पर मजबूर कर देती है। यह उन्हें स्वार्थी बनाता है और उनमें सहानुभूति की कमी पैदा करता है। अस्थायी सत्ता का थोड़ा सा स्वाद भी हमें अधिक अहंकारी बना सकता है और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए कम इच्छुक बना सकता है। यदि हम सामान्य लोगों में शक्ति की भावना जागृत करते हैं, तो वे दूसरों को वस्तु के रूप में देखने लगते हैं। सत्ता लोगों को दूसरों पर नियमों का पालन करने के लिए दबाव डालने के लिए अधिक इच्छुक बनाती है, जबकि उन्हें खुद नियमों का पालन करने के लिए कम इच्छुक बनाती है। यह उन्हें अधिक पाखंडी भी बनाता है। वे किसी ऐसे काम के लिए किसी की निंदा करने की अधिक संभावना रखते हैं जो वे खुद करते हैं। जबकि महिलाएं पुरुषों की तरह ही सत्ता की चाहत रखती हैं, पुरुष इस बात के प्रति अधिक सजग, इच्छुक और संवेदनशील होते हैं कि कमरे में सत्ता किसके पास है। वे सामाजिक पदानुक्रम को अधिक आसानी से याद रखेंगे। शक्ति के दो प्रकार हैं, पी शक्ति और एस शक्ति। पी शक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति है, जबकि एस शक्ति सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित शक्ति है। उदाहरण, यदि आप दुनिया से भूख मिटाना चाहते हैं, तो आपको इस बात पर नियंत्रण रखना होगा कि भोजन कहां जाता है और लोग दिन भर क्या करते हैं। यह शक्ति है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा प्रेरित होती हैं। इसके अलावा अपनी शक्ति से अपनी शक्ति को कम करती है। इसलिए महिलाओं के पुरुषों की तुलना में व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होने की संभावना कम होती है। एस पावर टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जो डोपामाइन को कम करता है, जो शक्ति की लत की ओर ले जाता है। यह बताता है कि दुनिया में बहुत सारी महिला तानाशाह क्यों नहीं है। महिलाएं पुरुषों की तरह व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता की आदी नहीं होती हैं। अधिक धन होने से आप कम मददगार और कम उदार बनते हैं। अध्याय 6, विजयी मन। जब लोगों पर बार बार ऐसा काम करने के लिए दबाव डाला जाता है जिससे वे सहमत नहीं होते, तो वे अक्सर विपरीत कार्य करने के बजाय उस कार्य के अनुरूप अपने विचार बदल लेते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के साथ यही होता है। इसी तरह, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको पसंद नहीं करता कुछ अच्छा करने को कहें, तो वह आपको पसंद करने लगेगा। लोग अपनी राय के अनुसार कार्य नहीं करते, बल्कि अपने कार्यों के अनुसार अपनी राय बदलते हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। शक्ति हमारे सभी रिश्तों के मूल में है। किसी व्यक्ति पर कुछ शक्ति के बिना उसके साथ सार्थक संबंध बनाना असंभव है, और उस व्यक्ति के पास भी आप पर कुछ शक्ति होनी चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों पर बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, वे बड़े होने पर अपने बच्चों को असामाजिक बना देते हैं, क्योंकि शक्ति से वंचित होने के कारण बच्चों को अन्य लोगों पर शक्ति रखने की आवश्यकता होती है। जो लोग बिना किसी शक्ति के बड़े होते हैं, वे बाद में तानाशाही तरीके से उसे पाने की कोशिश करते हैं। सत्ता उन लोगों को जो बॉस की भूमिका में खुद को अपर्याप्त समझते हैं, धमकाने वालों में बदल देती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लोग शीर्ष पर होते हैं तो उन पर ज्यादा हमले होते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। इसलिए वे अपना तनाव अपने से नीचे के लोगों पर निकालते हैं। तो फिर विजेता कौन बनता है? जीतने की इच्छा, अहंकार को जीवित रखने की इच्छा है। हालांकि हम में से कोई भी अपने व्यक्तित्व में मौजूद नहीं है। हमें जीवित रहने के लिए दूसरों की जरूरत है। परिणाम स्वरूप वास्तविक विजेता वह व्यक्ति होता है जो सत्ता से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होता है तथा अन्य लोगों को भी इससे लाभान्वित करता है। दुर्भाग्य से ऐसे लोग दुर्लभ हैं, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि शीर्ष पर बैठे लोगों के पास असीमित, अनियंत्रित शक्ति न हो। निष्कर्ष, आप अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और कामकाजी माहौल का योग हैं। शक्ति आपको बदल देगी, इसकी कमी भी आपको बदल देगी। अधिक सारांश के लिए aurisnotes.com पर जाएं। बहस, मैंने इस बारे में लिखा है कि लंबे लोग क्यों सफल होते हैं, लेकिन उस समय मेरे पास सभी उत्तर नहीं थे। अब मैं करूंगा। मैं हमेशा इस बात पर आश्चर्य करता रहा हूं कि सफल लोग ज्यादातर चीजों में सफल क्यों होते हैं, जबकि असफल लोग भी ज्यादातर चीजों में असफल ही होते हैं। लेख में मैंने लंबे लोगों का उदाहरण लिया है। मैंने सवाल किया कि लंबे लोगों के अमीर, सुंदर, मांसल, डेटिंग आदि होने की संभावना छोटे लोगों की तुलना में अधिक क्यों होती है। मैंने प्रस्ताव दिया कि उनकी ऊंचाई ने उन्हें प्रभुत्व का एक मनोवैज्ञानिक लाभ दिया, जिससे कोई भी कार्य कम डरावना और चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि वे एक छोटे व्यक्ति के लिए कम लगते हैं। आप जितने लंबे हैं, ड्रैगन उतना ही कम प्रभावशाली लगता है। विचार यह था कि उनके शारीरिक प्रभुत्व ने समाज में जीवित रहना आसान बना दिया, जबकि प्रलोभन जैसे अन्य लाभ भी प्रदान किए। अब मुझे पता है कि मेरा सिद्धांत सही था, लेकिन यह उत्तर का केवल एक हिस्सा था। मैं दो बातें भूल गया। पहली, ऊंचाई एक पदानुक्रम बनाती है। मेरे लिए इसे देखना बहुत स्पष्ट है। दूसरी, पदानुक्रम शीर्ष लोगों को शीर्ष पर और निचले लोगों को सबसे नीचे रखता है। चूंकि सफलता एक पुण्य चक्र है, इसलिए लंबे लोग जो ऊंचाई पदानुक्रम के शीर्ष पर हैं, अपनी लंबी सफलता से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में लाभ उठाते हैं, जो उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों में मदद करता है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। लंबा होना आपको अपने डेटिंग जीवन में अधिक सफल होने में मदद करता है, जो आपको अपने सामाजिक जीवन में अधिक सफल होने में मदद करता है, जो आपको अपने शैक्षणिक जीवन में अधिक सफल होने में मदद करता है, जो आपको अपने पेशेवर जीवन में अधिक सफल होने में मदद करता है, जो आपको अपने वित्तीय जीवन में अधिक सफल होने में मदद करता है, जो आपको लंबे समय तक जीने में मदद करता है, आदि। यह कोई पुण्य चक्र नहीं है, यह एक आरोही रेखा है। एक चीज आपको बेहतर चीज की ओर ले जाती है, जो आपको बेहतर चीज की ओर ले जाती है, आदि। मुझे एहसास है कि आप लंबे हुए बिना भी स्वस्थ रह सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं और अच्छे ग्रेड पा सकते हैं। यह मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा कहना यह है कि लंबा होना आपको बहुत बड़ा लाभ देता है, क्योंकि आप ऊपर से शुरुआत करते हैं। एक ऐसे समाज में जो समानता पर बल देता है, आप लोगों पर उनकी ऊंचाई के आधार पर कर लगाएंगे और करों को छोटे कद वाले लोगों में पुनः वितरित करेंगे। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। मेरी प्रतिष्ठा एक स्वतंत्रतावादी, रूढ़िवादी लेखक की है, जो समानता और काम की राक्षसीता का विरोधी है। मैं हूं, लेकिन मैं जीवन के बारे में लिखने के लिए भी समर्पित हूं, और यह एक वास्तविक बात है। रूढ़िवादी लोग यह कहना पसंद करते हैं कि जीवन वास्तव में आप इसे क्या बनाते हैं, और हम सभी को शुरुआत में एक ही तरह के मौके मिलते हैं। यह सच नहीं है। मैं किसी भी तरह से छोटे या बदसूरत लोगों के लिए किसी प्रकार के मुआवजे की वकालत नहीं करता। मैं सत्य की वकालत करता हूं। मैं एक सभ्य संवाद की वकालत करता हूं जो कहता है कि लोग समान पैदा नहीं होते हैं, और इसका मतलब है कि निचली रैंक के लोगों को समान स्तर की सफलता प्राप्त करने के लिए अपने उच्च रैंक वाले समकक्षों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। यही वह है। सौभाग्य से पदानुक्रम के शीर्ष पर पहुंचने के कई तरीके हैं। आपका मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। आपके पास कितने पैसे हैं, एक पदानुक्रम में आपका स्थान, एक बड़ी कंपनी के सीईओ, प्रधानमंत्री,
ओलंपिक खेलों की रैंकिंग आदि। आप कितने प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया अनुयायियों की संख्या, सुंदरता, ऊंचाई, आप अपने क्षेत्र में कितने सफल हैं और आपका क्षेत्र कितना सफल है। अभिनय के क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद किसी व्यक्ति का दर्जा डांट फेंकने के क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद किसी व्यक्ति से अधिक होगा, क्योंकि फिल्में डांट से अधिक मनोरंजन करती हैं। एक तरह से यह पुस्तक अच्छी खबर भी है, क्योंकि यह आपको नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंचने का रास्ता बताती है। यही रास्ता है जीत का। एक छोटी सी जीत से थोड़ा टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन स्रावित होता है, जो आपको आपकी अगली जीत के लिए तैयार करता है, जब तक आप शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते। और हर चीज की तरह ऐसा करने का निर्णय भी आपके हाथ में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।